Assalamu alaikum, I'm Iman. Today I'm here to discuss role of non-ferrous metals in energy sector. Contents are non-ferrous metals, nuclear energy, radioactivity, where can radioactive element be found, non-ferrous metals in energy sector, generation of energy, Karachi nuclear power plant, Chashma nuclear power plant, radioactive waste management. Non-ferrous metals are those which have no iron content like copper, lead, zinc, silver, gold, etc. Nuclear energy is a supply of energy produced by the radioactive elements which emitted by a nuclear reaction. Or nuclear energy is the energy in the nucleus or core of an atom. Nuclear energy can be used to create electricity, but it must first be released from the atom. जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है। जो एनर्जी वो एनर्जी जब एमिट आउट होती है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि स्पॉन्टेनियस एमिटिंग करता है। कोई भी एटम जो कि अनस्टेबल एटम होता है वो एमिटिंग करता है पार्टिकल्स की और एनर्जी की, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। और ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर चेंज होता है और डेफिनेट रेट के ऊपर होता है ये। वेयर कैन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बी फाउंड? इन अर्थ क्रस्ट, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, रेडॉन, रेडियम, नेप्ट्यूनियम, थोरियम etc. Non-ferrous metals in energy sector. नॉन फेरस मेटल्स एनर्जी सेक्टर में इस तरह से यूज़ होते हैं। ज़ाहिर है जितना भी मतलब वायर्स, केबल वायर्स होती हैं और जनरेटर्स होते हैं, टर्बाइंस होते हैं या उनके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हमारे नॉन फेरस मेटल्स से बने होते हैं। और जो रिन्यूएबल एनर्जी अब बैटरीज और हाइड्रोजन कैटलिस्ट के जो हैं वो भी नॉन फेरस मेटल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि बैटरीज और हाइड्रोजन कैटलिस्ट भी नॉन फेरस मेटल से ही बन रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है फ्यूल हमारा डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो हीट हम एक दफ़ा जो जनरेट करते हैं वो इतनी आइडेंटिकल होती है कि एक ऑर्डिनरी कोल फायर पावर प्लांट के अंदर जो हम हीट जनरेट कर पाते हैं तकरीबन उतनी ही होती है। उसके बाद जो सारा प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो डिपेंड करता है रिएक्टर के ऊपर कि कौन सा रिएक्टर। अगर आरबीएम के रिएक्टर होता है तो वो डायरेक्टली स्टीम को डायरेक्टली जो है जनरेटर की तरफ मूव करा देता है, और अगर इनडायरेक्टली होता है तो वो कुछ प्रोसेस के बाद जाता है। और जो ये प्रेशराइज्ड स्टीम होती है वो स्पिन करती है टर्बाइंस को, और फिर टर्बाइंस जनरेटर को ट्रांसफ़र करता है। फिर जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। मतलब ये हमारा वाटर पंप है। वाटर पंप से जो है वाटर हम सप्लाई करते हैं कहाँ पे? इस चैम्बर के अंदर। इसके अंदर रॉड्स लगी होती हैं यूरेनियम की। जब यहाँ पे वाटर जाता है तो हम वाटर को हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करने के बाद वाटर बॉयल होता है। जब वाटर बॉयल होता है तो इससे स्टीम जनरेट होती है। जो ये स्टीम जनरेट होती है, स्टीम जो है जाती है टर्बाइंस के अंदर, जो कि फिर स्टीम जब टरबाइन में जाती है तो वो टरबाइन स्पिन होता है। जब टरबाइन स्पिन होता है तो वो जो है जनरेटर को सप्लाई करता है, और फिर जनरेटर जो है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पे पोल्स की तरफ जाती है और पोल्स के थ्रू हमारे घरों तक आती है। उसके बाद ये यूज्ड स्टीम होती है वो कंडेंसर वाले चैम्बर में जाती है, जिसके अंदर हमारी स्टीम वापस से कंडेंस होकर वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है, और यही वाटर वापस से वाटर पंप की तरह में जाता है। और इसी तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। उसके बाद है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कराची में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, K1, K2 और K3। K1 जो है वो सबसे पहले पावर प्लांट बना था, जो कि हमने कनाडा की हेल्प के थ्रू बनाया था। उसके अंदर हम जो मॉडरेटर यूज़ कर रहे थे वो ड्यूट्रियम यूज़ कर रहे थे। उसके बाद वो हम अब उस पावर प्लांट ने तकरीबन
30 टन नेचुरल यूरेनियम यूज़ कर चुका है। अब अब जो है हमें वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने लग गया है, इसलिए हमने उसको K1 को मतलब बंद कर दिया। उसके बाद जो अब हमने K2 और K3 पावर प्लांट बनाए। K2 और K3 में जो मॉडरेटर यूज़ हो रहा है वो नॉर्मल वाटर ही यूज़ किया जा रहा है। और ये जो है ये K2 जो है 2019 के अंदर इस्टेब्लिश हो चुका था, और जो K3 है वो 2022 में रिसेंटली जो है इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये चश्मा के भी 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, C1 C2 C3 C4। और ये जो है हमने हमारी इसमें इसको डेवलप करने में हमारी चाइना ने हेल्प की थी। और इसके अंदर लो इनरिच्ड यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ होता है, और फिर यहाँ पे इसके अंदर जो मॉडरेटर होता है वो नॉर्मल वाटर ही यूज़ करते हैं। और जो है जो इसके अंदर यूज्ड फ्यूल होता है उसको हर रिएक्टर के पूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद ताकि वहाँ पे ये स्टोर किया जाता है। अब जो है इंटरनेशनली जो है इनके ऊपर ये मतलब प्रूव हो चुका है कि ये ड्राई स्टोरेज कर सकते हैं, तो अब इनका ड्राई स्टोरेज भी बन रहा है हर रिएक्टर की तरफ। इसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। लो लेवल वेस्ट जिसके अंदर 90% हमारा वॉल्यूम होता है, और 1% रेडियो एक्टिविटी होती है रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर। इसी तरह से इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है, उसके अंदर 70% हमारा वॉल्यूम होता है और 30% रेडियो एक्टिविटी होती है। और फिर हाई लेवल वेस्ट होता है जिसके अंदर 3% वॉल्यूम होता है और 95% टोटल रेडियो एक्टिविटी होती है, जो कि हाई लेवल वेस्ट जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही जनरेट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अपनी सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसका जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी भी, और जो उससे प्रोडक्ट बन रही है और जो बाई प्रोडक्ट होती है उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की अपनी ही। और जो अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो इज़ वेरी स्मॉल रिलेटिव टू अदर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टेक्नोलॉजीज़। एंड जो यूज्ड फ्यूल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो भी may be treated as a resource or simply as waste, and the safe method of the final disposal of high level radioactive waste are technically proven. The international consensus is that geological disposal is the best option. In this disposal we put the waste into the lead box and then dump into the geological disposal. उसके बाद जो लेड बॉक्स होता है उसको हम अर्थ के सरफेस से एक पाथ बना चुके होते हैं पहले ही, उस पाथ के थ्रू हम जो है उस लेड बॉक्स को डंप करते हैं, और वो डंप होके बिल्कुल लास्ट में जो जियोलॉजिकल डिस्पोजल होता है उसके तरफ आके वो ठहर जाता है। और उसके बाद लेड की इमिशन लेड बॉक्स के अंदर से इमिशन इतने स्लोली और ग्रेजुअली होती है कि उसको हमारी अर्थ को इफ़ेक्ट करने में बहुत सारा अर्सा चाहिए होता है। And if you have any question then contact me. Thank you.